केशव और अपराजिता उस तहखाने में बंद थे जहां लोबा और उसका खूंखार आदमखोर भेड़िया रहा करता था। सुबह के समय भी तहखाने के अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा था। तुम्हारी बातों से ही मुझे इस तहखाने से बाहर निकलने की एक योजना सूझी है, पर इसके लिए हमें दिन ढलने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पर इस अंधेरे तहखाने में दिन कब हुआ और रात कब, कुछ पता नहीं चलता। केशव आंख बंद करके हवा महसूस करने लगा। पता चल सकता है, इस हवा को महसूस करो। ये धीरे धीरे दिन चढ़ने के साथ साथ गर्म होती जाएगी, लेकिन रात्रि होने पर ये फिर ठंडी होने लगेगी। रात्रि के तीसरे पहर के बाद हवा बहुत ठंडी हो जाती है। हमें उसी समय अपनी योजना पर काम करना होगा। पर तुम्हारा योजना है क्या? जवाब में केशव बस मुस्कुराया, पर इतने अंधेरे में अपराजिता को वो स्माइल न दिख पाई। जब काफी देर तक केशव कुछ न बोला तो अपराजिता गुनगुनाने लगी। मायर को थामने परे चोक पीछे उठालो, मायर को थामने चोक पीछे उठालो। ये तुम लोबा के साथ भी गा रही थी। ये कैसा उदास गीत है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब माँ का याद आता है तो आंख से आंसू बहने लगते हैं। केशव फिर कुछ न बोला। अपराजिता दोबारा गुनगुनाने लगी। मायर को थामने परे चोक पीछे उठालो, मायर को थामने परे चोक पीछे उठालो। जमीर बख्श अपने आलीशान कमरे में बैठा अपने पैर में लगी चोट पर लेप लगवा रहा था। उसकी आंखों में बेइज्जती और गुस्सा भरा हुआ था। यही गुस्सा वो लेप लगाने वाले वैद्य पर निकालने लगा। नमकूल, जहां जख्म है वहां लगाना। पूरी लात क्यों लपेट रहा है अपने इस बदबूदार मरहम से? थू। वैद्य बेचारा सिर हिलाने के सिवा और क्या कर सकता था। वो चुपचाप दोनों पैरों पर और तरीके से दवा लगाने लगा। एक हम है कि उस्ताद उस्ताद करते नहीं थकते, और वो फिरंगी सिपाहियों के सामने मुझसे इस तरह का बर्ताव करता है। तक इनके सुल्तान को पता चल जाए तो इन पुर्तगालियों का जीना मुश्किल हो जाए। पर कौन बोले? छे। नीचे मैदान से आती भेड़ियों की चीख सुनकर जमीर बख्श और परेशान होने लगा। इन्हीं जानवरों ने इस कैद खाने को मुकम्मल करने में सबसे बड़ा साथ दिया था, वरना तो इन मछुआरों को गुलाम बनाना कोई आसान काम था। फिर भी इनको पीट रहा है। जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है, मूर्ख। अचानक मूर्ख कहते ही वैद्य ने तिरछी निगाह से जमीर बख्श की तरफ देखा। उसकी आंखें देखकर जमीर घबरा गया। तू भी उस डियागो, मेरा मतलब है उस्ताद फिरंगी का जासूस तो नहीं? तू मुखबिर तो नहीं है उसका? वैद्य ने निगाह नीची कर ली और आवाज दबाकर बोला, ये पूरा कैद खाना फिरंगी साहब का मुखबिर है जमीर साहब। बेहतरी इसी में है कि आप अपने जहन से ख्याल जुबान पर आने से रोक ले, वरना। जमीर ने वैद्य के एक लात मारी। वैद्य गिरते गिरते बचा, पर उसके हाथ से दवा की कटोरी गिर गई। वरना क्या? लात खाने के बाद भी वैद्य बहुत सरलता से बोला, वरना क्या पता इन दोनों वहशी जानवरों के साथ साथ आप भी। दफा हो जाओ यहाँ से, नामाकूल, निकल जा। वैद्य जमीर को सलाम करके वहां से चला गया। तालाब के पास अपने दोस्त भालेराव को ढूंढते हुए रुद्रवीर को काफी समय हो चुका था, पर इन घनी झाड़ियों में वो कहां गिरा था ये पता नहीं चला था। चितकुना दिखावे के लिए उसका साथ दे रही थी। दूसरे पहर तक तो हमें नगर पहुंच जाना चाहिए था। ये भालेराव कहां लुप्त हो गया? मुझे लगता है कि वो किसी झाड़ी में मूर्छित पड़ा होगा। तुम्हें और ध्यान से देखना चाहिए। और तुम्हें नहीं देखना चाहिए? हाँ, मैं तो देख ही रही हूँ, तुम भी ध्यान दो। तुम उसे खोजने का ढोंग कर रही हो बस। तुम चाहती नहीं कि वो हमें मिले और हम इस वन से बाहर निकलें। हाँ,
तुम कुछ नहीं जानते कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं चाहती। रुद्रवीर ने जवाब देना जरूरी न समझा। वो फिर से भालेराव को ढूंढने लगा। थोड़ी दूर चलकर ही उसे एक झाड़ी पर खून लगा हुआ दिखा। वो चिल्लाया, चिटकूना, चिटकूना, देखो, ये भालेराव का रक्त है क्या? वो भी यहीं आसपास ही होगा। थोड़ी दूर चलते ही उसे झाड़ियों के पीछे भालेराव बेहोश पड़ा मिला। तुम सही थी चिटकूना, ये तो मूर्छित पड़ा है। हे महादेव, शक्ति दो। रुद्रवीर ने उसे उठाया और एक साफ सुथरे स्थान पर लाकर रख दिया। चिटकूना, इसको मूर्छा से निकालने के लिए कुछ करो। कोई जादू, कोई टोना लगाओ, जल्दी। चिटकुना अपनी जगह से उठी और एक पत्ते में थोड़ा सा पानी भरकर ले आई। उठो भालेराव, उठो मित्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठ जाओ। चिटकुना ने वो सारा पानी भालेराव के मुंह पर डाल दिया। भालेराव हड़बड़ा कर उठा। हे महादेव। चिटकुना रुद्रवीर को देखकर मुस्कुराई और धीरे से बोली, कैसा लगा मेरा जादू? रुद्रवीर उसको जवाब देने के बजाय भालेराव को सहारा देकर उठाने लगा। उठो भालेराव, हमें आगे का सफर तय करना होगा, उठ जाओ। भालेराव के सीधे पैर पर एक बड़ा सा घाव लगा था। उसका खून सूख चुका था, पर फिर भी भालेराव घाव देखकर घबरा रहा था। तुम दोनों आगे की यात्रा करो मित्र, मैं नहीं चल सकूंगा। मेरे कारण तुम्हारी गति भी धीमी होगी, मानो मेरी बात। पागल मत बनो, तुम कर लोगे। भूलो मत कि तुम एक योद्धा हो। नहीं मित्र, मेरे पैर की हालत देखो। ठीक उसी वक्त चितकुना ने ताली बजाई। भालेराव ने उसकी तरफ देखा, फिर अपना पैर देखा। उसके पैर पर चोट का कोई निशान नहीं था। उसे अपना पांव बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। अरे, ये कैसे हुआ? मेरे पैर का घाव कहां चला गया? रुद्र तुरंत समझ गया कि चितकुना ने सिर्फ भालेराव के मन में यह भ्रम बनाया है कि उसका पांव ठीक हो गया। रुद्र मुस्कुरा दिया। चितकुना वाकई बहुत शातिर लड़की थी। भालेराव के पैर में दर्द हो रहा था, पर उसके मन से घबराहट निकल गई थी। लेकिन एक मुसीबत खत्म हुई नहीं कि तुरंत दूसरी मुसीबत आ गई। अचानक पेड़ के पीछे से एक पागल हाथी उन तीनों पर झपटने लगा। रुद्र ने अपने दोनों हाथों से भालेराव और चितकुना को धक्का दिया और खुद तलवार निकालकर एक ओर कूद गया। ऐसा लग रहा था मानो वो हाथी सिर्फ रुद्र को कुचल देना चाहता हो। चिटकूना, इस गजराज के सामने कोई छलावा फैलाओ तुरंत। चितकुना ने रुद्रवीर की बात पर ध्यान नहीं दिया और किसी पेड़ पर सुरक्षित स्थान ढूंढने लगी। हाथी भालेराव पर पैर रखने ही वाला था कि रुद्रवीर ने उछलकर उसकी सूंड पर तलवार मार दी। हाथी पगलाता हुआ पेड़ को टक्करें मारने लगा जिस पर चितकुना छुपी हुई थी। चिटकूना, छलावा फैलाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। हाथी ने इतनी जोर से पेड़ को टक्कर मारी कि पेड़ गिरने लगा। चितकुना चिल्लाई। हाथी अब चितकुना को रौंद देना चाहता था, पर रुद्रवीर हाथी के पीछे दौड़ा और एक ही झटके में उसकी पूंछ काट दी। हाथी दर्द से बिलबिला गया और तुरंत तालाब की ओर भागा। ये तुमने क्या किया मित्र? घायल गज अपने साथ के गजों को भी बुला लेगा। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। रुद्रवीर ने तुरंत भालेराव को सहारा देकर उठाया और फिर उन दोनों ने मिलकर चितकुना को उठा लिया। तुम इतनी बड़ी जादूगरनी हो, तुमने उस गजराज पर अपना छलावा क्यों नहीं फैलाया? क्योंकि जीव जंतुओं पर जादू नहीं चलता। उनके मन में भविष्य को विचारने की और भूत यानी बीते हुए कल को याद रखने की बुद्धि नहीं होती। मनुष्य को भ्रम में डालना आसान होता है। मनुष्य यूं भी हर समय इधर उधर की बातें सोचता रहता है, जो होने वाला है या जो हो चुका है। मनुष्य इन दोनों बातों में इतना उलझा रहता है कि उसे वश में करना और उसे छलावे से कुछ भी अच्छा या बुरा दिखाना कोई कठिन काम नहीं रह जाता। मैं इस कन्या की बात से सहमत हूँ रुद्र। देखो, मेरे पैर का घाव फिर से दिखाई दे रहा है।
ये घाव तब भी इतना ही बड़ा था, पर शायद चिटकुना ने मेरे मन से भय खत्म करने के लिए कोई ऐसा छलावा किया कि मुझे अपना घाव दिखना बंद हो गया। अच्छा, तो तुम समझ गए, अब तुम्हें भय नहीं है, हाँ? मूर्ख को अगर पता लग जाए कि वो मूर्ख है तो फिर वो मूर्ख नहीं रह जाता। यही हाल मेरे भय का भी है। अब मुझे कोई भय नहीं। क्या पता इस संकल्प को पूरा करने में हमें अपने प्राण तक देने पड़े। दोनों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दूर चलने के बाद चितकुना धीरे से बोली, तुमने दूसरी बार मेरे प्राण बचाए हैं रुद्रवीर। मैं जब तक जीवित रही तुम्हें 2 बार मृत्यु से जरूर बचाऊंगी। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। तुम मेरी जगह एक बार भालेराव को बचा लेना, और दूसरी बार अगर मेरा मित्र केशव अब तक जीवित हो तो उसके प्राणों की रक्षा कर लेना। सूरज ढलने से पहले ही वो भालेराव के घर पहुंचे और कुछ समय के लिए आराम करने लगे। आराम करते करते कब उन्हें नींद लग गई किसी को पता न चला। आधी रात को सबसे पहले चितकुना की आंख खुली। उसने देखा कि दोनों योद्धा आराम से फैलकर सो रहे थे। वो उठी और पूरे घर की तलाशी लेने लगी। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसने दरवाजे पर खड़े होकर एक ही बार पलटकर सोते हुए रुद्र की तरफ देखा। रात के अंधेरे में उसके विशालकाय शरीर की सिर्फ छाया नजर आ रही थी। उसको आंख भर देखने के बाद चितकुना घर से बाहर चली गई। रात के दूसरे पहर में तहखाने के अंदर केशव को ठंडी ठंडी हवा महसूस हुई। उसने हाथ से टटोलकर अपराजिता को उठा दिया। सुनो, उठो अपराजिता। मुझे लगता है कि तीसरा प्रहर शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है। यही सही समय है। चलो, जैसा मैंने बताया था वैसा ही करना। ठीक अच्छे, लेकिन मेरा में बहुत ताकत नहीं है। मैं तुमको बचा नहीं पाऊंगी। पर मैं तुम्हें बचा लूंगा। आओ। केशव और अपराजिता तहखाने के दरवाजे तक आ गए। इसके बाद केशव ने अपनी तलवार से तहखाने का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। बाहर कोई सिपाही नहीं था, पर यह बात केशव को नहीं पता थी। केशव लगातार दरवाजा ठकठकाता रहा। अचानक लोबा उठने की कोशिश करने लगी।